हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देख रहे होते हैं जहाँ पे झनक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और पुतु दीदी बोलती है, झनक तुम अपना ख्याल रखा, ये लोग कुछ पैसे मेरी तरफ से, ठीक है, और ये तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए भी काम आएंगे। लेकिन झनक जो होती है वो उन पैसों लेने से इनकार कर देती है और बोलती, पुतुल दीदी इसकी क्या ज़रूरत है, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, और वैसे भी पढ़ाई लिखाई की बात करूँ तो कापी किताब पेन सब कुछ है मेरे पास, तो फिर क्या ज़रूरत है इन सब पैसों की। हम बोले ना, इतने पैसे तो हम कभी देखे भी नहीं एक बार साथ में, हमें नहीं चाहिए ये सब पैसे। लेकिन यहाँ पे जेठू बोलते, अरे ले लो, तुम्हारी सेहत बनाने में तुम्हें कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी ना, अभी तो तुम्हारी बॉडी डाउन हुई है, खाओगी पियोगी तो कुछ तो लगेगा ना, तो ये पैसे तुम रख लो। तभी बोलती, नहीं नहीं मुखिया जी, हम इतने पैसे नहीं रख सकते, ये हमारे स्वाभिमान के खिलाफ है, मैं ये नहीं ले सकते। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है कि चलिए हम आपको गेट तक छोड़ के आते हैं, आप जा रहे। तभी यहाँ पे जेठू को गुस्सा आ जाता है, बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें पैसे नहीं लेने मत लो, चलो पुतुल हम यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें इस लड़की से बात ही नहीं करनी चाहिए, जब ये लड़की अपनी ही जिद की करेगी तो हम इसके साथ क्यों हैं। तभी यहाँ पे उसकी सखी समझाने लगती, बोलती हमने तो कभी भी इतना अच्छा ससुराल नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं, सहरी बाबू नहीं आए पर उनकी बहन और ये बड़े बाबूजी आके सब ठीक कर दे। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है कि चलिए मुखिया जी मैं छोड़ देता हूँ। जेठू बोलते कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से चला जाऊँगा और तुम अपने मन का करो, ठीक है, अब हमसे आज के बाद बात मत करना। ये कह के वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं पुतुल को लेके। तभी यहाँ पे नूतन जो होती है वो झनक को समझाती है कि झनक तूने ये ठीक नहीं किया, आखिरकार उनको गुस्सा ही कर दिया ना तूने, जा उनको मना। उसके बाद झनक जो थी पीछे पीछे दौड़ के जाने लगती है और मुखिया जी पुतुल दीदी ऐसे करके आवाज़ देती है, बट वो लोग नहीं रुकते हैं। फिर वो तुरंत दौड़ के आती है और उनके पास खड़ी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे जेठू बोलते, अब क्यों आई हो। तभी बोलती, मुखिया जी अब गुस्सा क्यों हो गए हो। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि अगर मान लो यहीं पे मैं मर मुरा जाती तो चिल्लाते चिल्लाते क्या होता, आपको मेरी आवाज़ ही नहीं सुनाई देती। तभी दूसरी तरफ पराशर बोलता है, ये बिटिया तो है, तो देखो बताओ, मुखिया जी को भी ये डांटती रहती है। तभी नूतन बोलती है, बचपना तो है इसके अंदर, लेकिन सोचो ना वो लोग भी कितने अच्छे सपोर्ट करते हैं, गांव वाले भी सब बोलते हैं बीर मंगल नामू कि हाँ झनक बिटिया तो सच में अच्छी है। सहरी बाबू थोड़े गुस्से किस्म के इंसान हैं, चलो समझते हैं क्योंकि दरोगा साहब है, लेकिन जो उनके ये बाबूजी हैं और ये जो उनकी बिटिया है वो लोग कितने अच्छे सेफ शरीफ है इंसान है। अपनी झनक बिटिया बहुत ही खुश रहेगी। तभी यहाँ पे जेठू कहते, अगर ऐसी बात है तो मैं भी मर जाऊँगा ना, तो आना मत कोलकाता, हाँ, और मेरी लाश को भी देखने मत आना। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, अरे ये क्या बात कर रहे हो मुखिया जी, आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हो, आपको पता है ना हमें ये सब बातें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तभी यहाँ पे मुखिया जी कहते हैं, अब तेरी पसंद और नापसंद का हम क्यों ख्याल रखें, तू होती कौन है कि तुझे ये पसंद है तो हम ये करें, तुझे ये नहीं पसंद तो नहीं करें। अगर तू मरने की बातें कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, इसमें गलत क्या है। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, ओ बस करो, तुम हमरे बिटवा हो, हम तुम्हारी अम्मा है, हम तुमको डांट रहे हैं ना, ये और यही तुमको सुनना है। तभी पुतुल बोलती है, अब देखो अम्मा और बेटे का भी तो रिश्ता ख़त्म, जब तुम बाबा पे अपना कोई हक नहीं जताना चाहती तो बाबा भी तुम पे नहीं जताना चाहते। तभी झनक बोलती है कि अरे बिटवा ऐसे मत करो, अपनी अम्मा को माफ़ कर दो। भाई आपको तो पता ही है ना कि वो सब पैसे नहीं लेना चाहती थी, मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और आप प्लीज़ मुखिया जी मरने होने की बात मत किया कीजिए, मेरा दिल बैठा जाता है, ठीक है, हम आपको बाबू के समान मानते हैं, हमने अपने पिताजी को कभी देखा नहीं, पर हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारे पिताजी होते तो ज़रूर आपके जैसे ही उनकी आंखों में हमें झलक देखने को मिलती। तभी यहाँ पे जेठू बोलते, अच्छा ठीक है, रो मत, हम तुम्हारे पिता ही हैं, ठीक है, अब चलो हम चलते हैं और तुम अपना यहाँ पे ख्याल रखना। तभी वो झनक को समझा के जाते हैं, और मैं तुम्हें कोलकाता लेके जाऊंगा, तुम्हें पढ़ाई करनी है ना, तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है, ताकि जो लोग आज तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं कल वो तुम्हें सलाम ठोकें, ठीक है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। चलो अच्छा, अब हम लोग रवाना होते हैं। तभी यहाँ पे झनक बोलती, हाँ का पढ़ना लिखना तो है, लेकिन कैसे समझ में नहीं आया। तभी यहाँ पे जेठू बोलते, पहले तुम ठीक तो हो जाओ फिर फ़ोन करना, हम फिर तुम्हारा कोलकाता में व्यवस्था करते हैं। पुतुल बोलती, हाँ और वैसे भी चलो झनक, अभी हम भी चलते हैं, अपना तुम ध्यान रखना और इन गाँव वालों से थोड़ा बचना और अच्छे से खाना पीना सब, ठीक है, किसी बात का कोई टेंशन नहीं जब तक कि जेठू है, तुम एक फ़ोन घुमाना हम आ जाएंगे। तभी झनक जो होती है वो खुश हो जाती है और फिर से वो गले लग जाती है। बोलते, मुखिया जी आप बहुत अच्छे हैं, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, घर में जगह दी, मेरी बीमारी का सुन के आप आगे, सच में
मैंने आपको देख के जाना कि एक पिता का प्यार क्या होता है। पुतुल दीदी, आप भी मेरी बहन जैसी हैं, प्लीज़ इनका ख्याल रखिएगा और इन्हें तंबाकू की लत ना लगे उस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद वो लोग वहाँ से विदा लेते हैं और चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नूतन और रानी सखी मिलकर झनक को लेके आते हैं। गाँव की सारी औरतें जो थी वो झनक के पास पहुँचती हैं और पूछती हैं, क्या झनक तू ठीक हो गई? हमने सुना कि शहरी बाबू नहीं आए थे दामाद जी मिलने के लिए, तुझे ऐसी हालत में भी देख के ये तो बहुत ही गलत हुआ। सब कुछ ठीक है ना? आखिर ऐसा कौन सा ज़रूरी काम होता है कि एक पति अपनी पत्नी को देखने भी नहीं आ सकता है? भला ये तो हमें मंजूर नहीं था झनक बिटिया कि ऐसा भी हो सकता है। तभी यहाँ पे रानी सखी जो थी इस बात को नहीं स्वीकारती और बोलती, बस करो, तुम लोग को पता भी है कि उनके बड़े बाबूजी और उसकी ननद आए थे और वो लोग कितने अच्छे थे, 3 दिन ठहरे हमारे साथ। झनक बिटिया का अच्छा अस्पताल में दाखिला भी कराए, ध्यान भी रखे, कुछ पैसे भी देके गए। इतने तो अच्छे हैं वो लोग। और शहरी बाबू नहीं आए क्योंकि वो सरकारी अफसर है, उनको काम रहता है, वो अपने घर के काम को पहले नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने भेज दिया। तभी यहाँ पे प्रकाश बोलता है, अरे कुछ भी हो शहरी बाबू तो बाद में भी मिल लेंगे, हमारे लिए क्या है, झनक ठीक हो गई। नूतन बोलती है, आप लोग कितना सवाल जवाब कर रहे हो, झनक अभी अभी जस्ट आई है हॉस्पिटल से कम अभी के लिए उसको रेस्ट तो करने दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे ऋषि, नीलू सभी लोग देख के शॉक हो जाते हैं जैसे ही जेठू और पुतुल घर में एंट्री लेते हैं। तभी यहाँ पे ऋषि सोचता अब जाके तो मैं इनसे सवाल पूछ ही लूँगा। तभी यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि अभिमन्यु बोलता है कि दादा आप तो आ गए, वहाँ पे कैसे रहे, 3 दिनों में दिक्कत तो नहीं हुई ना? तभी यहाँ पे जेठू बोलती, कैसी बातें कर रहे हो अभिमन्यु, मैं कोई छोटा सा बच्चा नहीं हूँ 5 साल का जो कहीं बहक जाऊँगा या दिक्कत होगी तो मैं रह नहीं पाऊँगा, ठीक है? मुझे पता है तुम लोगों को क्या पूछना है कि गांव में किसी ने कुछ बोला नहीं, ये सिर्फ, या फिर कुछ और ही पूछना है, या झनक मरी या जिंदा है, या ये पूछना है। तुम लोगों को तो इतना तो मुझे पता चल गया, उसकी फ़िक्र नहीं ना, उसका तबीयत का हाल पूछना है। तुम लोग तो स्वार्थी हो ना, तुम लोग को तो अपने स्वार्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और उससे ज़्यादा तो क्या ही पूछोगे। तब ऋषि को यहाँ पे गुस्सा बढ़ रहा होता है। यहाँ पे जेठू बोलते हैं कि बस मैं तुम लोग को कोई एक्सप्लेन करना नहीं चाहता किसी भी चीज़। तभी यहाँ पे इंदुमती बोलती, दादा भाई ऐसी भी क्या बात हो गई कि आप उस लड़की के लिए अपने घर के बेटे को माफ़ नहीं कर पा रहे हो? तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, रहने दो माँ, इनको सब समझ में आ गया, हम छोटे इनको इन जैसे बड़ों को देख के सीखते हैं, लेकिन अब लगता है कि हमें जेठू को देख के सीखना नहीं चाहिए, क्योंकि जेठू के लिए अब मैं पराया हो गया हूँ और वो कल की आई लड़की इनके लिए अच्छी हो गई है। तभी यहाँ ये बात नीलू को भी खटक जाती है। यहाँ पे ऋषि बोलता है कि जेठू आपको मुझ पे भरोसा नहीं, उन गांव वालों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ज़बरदस्ती मेरी शादी करा दी, फिर भी आप उन गांव वालों से गए मिलने, उनको सांत्वना देने, उस लड़की से मिलने, और अब आप कह रहे हो कि मैं गलत हूँ। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं, अभिमन्यु तुम पहले मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग उस लड़की की कंडीशन देखते ना सामने आंखों से तो तुम लोग को खुद पता चल जाता वो लड़की कितनी अच्छी है, तुम लोगों को पता भी है। सिर्फ ऋषि की ज़िंदगी नहीं बर्बाद हुई, उसकी भी बर्बाद हुई। अरे जब हम गाँव में गए तो हमें पता चला उसने गाँव वालों को सच्चाई बताई ही नहीं है। गाँव वाले आज भी मानते हैं कि तू उसका पति है और गाँव के सारे सदस्य जो हैं तेरा इंतज़ार कर रहे हैं और बार बार वो पूछ रहे थे कि उसके पति क्यों नहीं आए, पति क्यों नहीं आए। मैं इससे पहले कुछ बताता उसने मुझसे वादा करके मेरा मुंह बंद करा लिया था और खुद कुछ ना कुछ कोई नई कहानी बता देती थी। पता नहीं कितनी साहसी है, कैसे सह रही है लड़की। तब यहाँ पे पुतुल बोलती है, बाबा बस करिए, आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए, आपका बीपी हाई हो जाएगा। ये देख ऋषि को गुस्सा आता है। ऋषि बोलता है, बस करिए पुतुल दीदी, ड्रामेटिक होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ हम नॉर्मल बातें करें, बट जेठू आपने मेरी लाइफ ख़राब करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई मतलब कोई भी नहीं। आपको जो लगा वो सब कर डाला। आपको पता है अदिति किस ट्रॉमा से गुजर रही। वैसे आपको जान के खुशी होगी मैं और अदिति अब साथ नहीं हो, ना ही शादी कर पाएंगे, लेकिन आप ये सब जो कर रहे हो ना वो बहुत ही गलत है। अब जब वो मेरे लिए शादी मायने रखती ही नहीं तो फिर वो शादी का मतलब क्या है और मैं क्यों जानूँ क्या है कैसा है। मैंने बोला था मैं पैसों की हेल्प के लिए रेडी हूँ, मैं कर देता हूँ, लेकिन जेठू आपको लगता है अगर मैं इंसानियत दिखाऊंगा तो मैं उसमें फंस जाऊँगा? मेरी लाइफ में और भी प्रॉब्लम वैसे भी कम नहीं है। मैंने कभी नहीं बोला वो लड़की लालची है या ये है वो, लेकिन हाँ वो लड़की चालाक बहुत है, आपको गलत पट्टी पढ़ा के भेज दिया है और मेरी लाइफ जो है वो बर्बाद कर दी है। अगर उस दिन मैंने इसको रोका नहीं तो इसके गांव वाले ये सब किए ही नहीं होते। तभी यहाँ पे जेठू का फिर से बीपी हाई होने लगता है। पुतुल बोलती, बस करिए बाबूजी, बस करिए, आप कितना टेंशन ले रहे हो। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती है, दादा भाई आप ये सब क्या कर रहे हो, सिर्फ फूल के लिए
पूरे घर वालों के खिलाफ जा रहे हो। तभी यहाँ पे दादा भाई बताते हैं मैं फूल के लिए नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, तुम लोग को थोपा भी नहीं कि ये करना है वो करना है। मैं बस उस बच्चे से मिलने गया था कि इंसानियत के नाते जो तुम लोग के अंदर मर चुकी है और उसको देखा मैं, और उसको देख के उसके दर्द को जाना हूँ मैं। तो मैं अगर अपने दिल की भी बात नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा। मुझे बाकी तुम लोगों से कोई उम्मीद नहीं कि तुम लोग भी वही करो जो मैंने किया है। तुम सब अपने काम में बिजी हो सकते हो, जो करना है वो कर सकते हो, ठीक है। तभी नीलू बोलती हो रियली बाबा, आपको वो लड़की बहुत ही मासूम लगती है, वो लड़की इतनी शातिर है कि आपको फंसा ली है। बताओ, उसको घर की नौकरानी बना के लाया गया था, लेकिन क्या कर रही है वो, ऋषि को फंसा के उसकी लाइफ स्पॉइल कर दी, अदिति को एकदम मेंटली डिस्टर्ब कर दी, और आप अभी भी साइड ले रहे हो। तभी जेठू बोलते बस करो नीलू, एक उस लड़की के बारे में तुम जानती क्या हो, किसी के बारे में ऐसे अनाप शनाप बातें कर देना, फालतू बातें कर देना तुम्हें शोभा देता होगा, हमें नहीं। तो फिर ऋषि बोलते कम ऑन जेठू, आज आपको हम सब पराए लग रहे हैं, मतलब आप चाहते हो कि मैं आपके इर्द गिर्द बिना मटराऊ चला जाऊँ। जेठू बोलते हाँ मैं यही चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते गंगा सुन लेती बात और बोलती क्या हुआ जनक बिटिया, सुने शहरी बाबू नहीं आए थे। अब शहरी बाबू कहीं इसलिए तो नहीं आए थे क्योंकि तुमको अपना ही ना पाए हो। अरे भाई बहुत रीज़न है अब ना अपनाने के, क्योंकि उनकी शादी भी तो कैसे ज़ोर ज़बरदस्ती में हुई थी। और चलो वो भी छोड़ दो शादी को भी, अगर दूसरी बात भी कुछ लिया जाए तो इसके खुद के बाप का अता पता नहीं है, पता नहीं कहाँ बाप है, कौन सी माँ है, परिवार क्या है, ख़ानदान क्या है, क्या गुल खिला है, तो खुद नहीं पता है। और जब उनको पता चला होगा ये ऐसी लड़की है तो कोई भला बताओ रिश्ता क्यों रखना चाहेगा। तो बोल दिया होगा कि तुम जाओ, हमें कोई तुम्हारा टेंशन नहीं है, तुम अपनी लाइफ जो, हम अपनी लाइफ से भी शहर में ये सब किया जाता है, से कह दिया होगा। जनक को यहाँ पे गुस्सा बढ़ रहा होता है, गांव की सभी औरतों के मन में शक के दायरे में आया। तभी नूतन बोलती बस करो गंगा, अभी जनक आई है अस्पताल से, क्यों ये सब करना चालू करो। तभी यहाँ पे गंगा बोलती ठीक है तुम बोलती हो तो मैं नहीं चालू करना, लेकिन हाँ आखिर गाँव वालों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि शहरी बाबू क्यों नहीं आए हैं। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे जेठू को हार्ट अटैक आ जाता है और ऋषि इन्फॉर्म करता है मून को, और यहाँ पे जनक भी आ पहुँचते हॉस्पिटल में। देखते हैं क्या तीनों लोगों का आमना सामना होगा या फिर क्या जेठू का फैसला होगा। आगे एपिसोड पे से बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।